आज सुबह इंदिरापुर की सबसे व्यस्त सड़क पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी। लाल बत्ती पर खड़ी एक लंबी वीआईपी काफिले की गाड़ियां अचानक ब्रेक की चीख के साथ थम गईं और उससे ठीक सामने एक लड़की वर्दी में हाथ उठाए खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ऐसा ठहराव था जो सिर्फ उन्हें आता है, जो सच से पीछे नहीं हटते। गाड़ी पीछे लो, उसने बिना आवाज ऊंची किए कहा। सामने बैठे ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। पीछे से किसी ने चिल्लाया, तुम्हें पता है किसकी गाड़ी है ये? लड़की ने कदम आगे बढ़ाया और सीधा बोनट पर हाथ रख दिया। मुझे ये पता है कि अभी अभी इसी गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मारी है और भागने की कोशिश की है। सड़क के किनारे गिरा आदमी दर्द से कराह रहा था। भीड़ जमा हो रही थी, लेकिन काफिले के लोगों के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वो गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें आदत थी कि रास्ता हमेशा खुद हट जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? पीछे से दरवाजा खुला और सफेद कुर्ते में एक आदमी उतरा, चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखें ठंडी। इंस्पेक्टर आदिति चौहान, उसने बिना झिझक जवाब दिया। आदमी हल्का सा हंसा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? आदिति ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किससे बात कर रही हूं, मुझे फर्क पड़ता है कि किसने कानून तोड़ा है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। किसी ने धीरे से कहा, यह देवराज सिंह है, शहर का बड़ा नेता, लोगों के सामने गरीबों का मसीहा। कैमरों के सामने मुस्कुराता चेहरा। और अंदर से कितना अंधेरा है, ये बहुत कम लोग जानते थे। देवराज ने अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी को याद रख रहा हो, फिर मुस्कुराया। आज छोड़ रहा हूं, अगली बार सोच समझकर वर्दी पहनना। आदिति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वर्दी सोचकर नहीं पहनते, निभाने के लिए पहनते हैं। ये पहला वॉर था और देवराज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी में खतरा था। ऐसा खतरा जो तुरंत नहीं मारता, पहले खेलता है, फिर खत्म करता है। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब आदिति उसी शाम थाना नंबर 7 के रिकॉर्ड रूम में पहुंची। फाइलों की धूल भरी अलमारियों के बीच उसने एक रजिस्टर खोला और उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। ये क्या है? उसने खुद से कहा। सरकारी जमीन के ट्रांसफर की फाइल। कीमत लिखी थी 500 करोड़। लेकिन खरीदार का नाम पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। देवराज सिंह, और नीचे लगी मोहर। नकली साइन। नकली, लेकिन सिस्टम में एंट्री असली। अदिति की आंखों में अब गुस्सा था। तो ये खेल चल रहा है। पीछे से आवाज आई, फाइल बंद करो अदिति। ये हेड कांस्टेबल प्रकाश था। तुम नहीं समझती, ये मामला हमारे बस का नहीं है। आदिति ने फाइल बंद नहीं की। अगर हमारे बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है? जो चोरी करे उसके। प्रकाश ने धीमे स्वर में कहा, यह शहर दो चीजों से चलता है, डर और पैसे से, और देवराज दोनों का मालिक है। आदिति ने बिना देखे जवाब दिया, मैंने वर्दी डरने के लिए नहीं पहनी। प्रकाश ने आखिरी कोशिश की, जो उसके खिलाफ गया है या तो ट्रांसफर हुआ है या गायब। अदिति मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान चेतावनी थी। तो आज से एक नाम और जोड़ लो। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर से आती पंखे की आवाज भी भारी लग रही थी। आदिति ने जल्दी से अपने फोन से कुछ तस्वीरें लीं, हर पन्ने की, हर साइन की, हर मोहर की, जैसे उसे पता हो कि ये सब ज्यादा देर तक यहां नहीं रहेगा। तुम आग से खेल रही हो, प्रकाश ने कहा। आदिति ने जवाब दिया, आग से नहीं, अंधेरे से लड़ रही हूं। और उसी पल रिकॉर्ड रूम के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा हल्का सा खुला और फिर बंद हो गया। अदिति ने सिर उठाकर देखा। किसी ने देखा हमें? प्रकाश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। बस यही डर था। उसी रात शहर के दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले में देवराज अपने लोगों के साथ बैठा था। मेज पर व्हिस्की का गिलास, टीवी पर उसकी ही रैली चल रही थी। भीड़ उसे भगवान की तरह देख रही थी, लेकिन कमरे में बैठे लोगों के चेहरे पर तनाव था। सर, फाइल देख ली उस लड़की ने? देवराज ने बिना चौंके पूछा। नाम आदिति चौहान। देवराज ने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, हिम्मत है उसमें। एक आदमी बोला, सर अगर वो फाइल बाहर गई तो बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। देवराज ने उसकी तरफ देखा। स्कैंडल नहीं होगा, कहानी बनेगी, और कहानी वही लिखेगा जिसके पास ताकत है। उसने उंगली से टेबल पर हल्की थपकी दी।
उसके खिलाफ कोई पुराना केस है? सर, एक बिजनेसमैन की मौत का केस है, अभी तक अनसुलझा। देवराज ने सिर हिलाया। परफेक्ट। सच को मारने के लिए झूठ नहीं चाहिए, बस सही वक्त चाहिए। सब समझ गए। आदेश मिल चुका था। उसी वक्त अदिति अपने छोटे से घर में पहुंची। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ गई मेरी शेरनी। ये उसके पिता हरिराम थे। सफेद बाल, आंखों पर काला चश्मा, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून। आज फिर किसी से भिड़ गई क्या? आदिति हल्का सा हंसी। आपको कैसे पता? हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस दिन तू चुप रहेगी ना, उस दिन मुझे डर लगेगा। आदिति उसके पास बैठ गई। बाबा, आज कुछ बड़ा मिला है। हरिराम ने सिर थोड़ा झुकाया। बड़ा मतलब खतरनाक। आदिति ने पहली बार थोड़ी धीमी आवाज में कहा, हां। हरिराम कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, नाम मत लेना, लेकिन ध्यान रखना, सच जितना बड़ा होता है उसके दुश्मन उससे बड़े होते हैं। आदिति ने उनका हाथ पकड़ा। आपने ही सिखाया है झुकना नहीं। हरिराम ने गहरी सांस ली। और मैंने ये भी सिखाया है कि लड़ाई जीतनी है तो समझदारी से लड़। आदिति ने जवाब दिया, मैं लड़ाई नहीं लड़ रही बाबा, मैं अपना काम कर रही हूं। उसी वक्त बाहर से बाइक की आवाज आई। कोई घर के सामने रुका, फिर चला गया। हरिराम ने सिर घुमाया। आज हवा थोड़ी अलग है। अदिति ने हल्के से कहा, तूफान आने वाला है। हरिराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तूफान से डरते नहीं, उसके बीच खड़े रहते हैं। लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये तूफान कितना बड़ा होने वाला है। उसी रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोलो पुलिस। आदिति उठी, दरवाजा खोला और सामने वही वर्दी थी जिसमें वो खुद खड़ी होती थी, लेकिन आज हथकड़ी उनके हाथ में थी। इंस्पेक्टर अदिति चौहान, आपको धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अदिति एक सेकंड के लिए रुकी। क्या? सामने खड़े अधिकारी ने नजरें चुरा लीं। हमारे पास आदेश है। हरिराम दरवाजे तक आ गए। क्या हुआ? आदिति ने खुद को संभाला। कुछ नहीं बाबा, बस एक गलतफहमी है। हरिराम ने आवाज कड़ी की। गलतफहमी नहीं होती आधी रात में। आदिति ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सच जितना बड़ा होता है उसकी कीमत भी उतनी बड़ी होती है। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। हथकड़ी की आवाज कमरे में गूंज गई। हरिराम ने पहली बार घबराकर कहा, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, बाबा हमारे हाथ में नहीं है। आदिति को बाहर ले जाया जा रहा था। उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। बाबा, डरना मत। हरिराम की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। जब बेटी सच पर हो तो बाप डरता नहीं। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी चली गई और उस रात इंदिरापुर में एक सच को जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरा भी रोक नहीं सकता। और उस रात एक अंधा बाप पहली बार अपने घर से बाहर निकला, इंसाफ देखने के लिए नहीं, इंसाफ करवाने के लिए। रात की वह ठंडी हवा अभी तक खत्म नहीं हुई थी जब पुलिस की जीप ने अंधेरे को चीरते हुए थाने के पीछे बने पुराने लॉकअप के सामने ब्रेक मारी, और दरवाजा खुलते ही 2 सिपाहियों ने अदिति चौहान को नीचे उतारा। हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन चाल में अब भी वही सख्ती थी, जैसे वह कैदी नहीं बल्कि ड्यूटी पर हो। चलो अंदर, एक ने कहा, और लोहे का दरवाजा खड़खड़ाहट के साथ खुला। अंदर की बदबू, सीलन और पुराने पसीने की गंध एक साथ टकराई, लेकिन आदिति ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने बस एक बार आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से कह रही हो कि यह अंधेरा अस्थायी है, नाम लिखो। डेस्क पर बैठे मुंशी ने बिना सिर उठाए कहा, इंस्पेक्टर अदिति चौहान। उसने जवाब दिया। मुंशी ने पहली बार नजर उठाई और एक हल्की सी मुस्कान आई। अब सिर्फ आरोपी आदिति चौहान। पास खड़े एक जवान ने हंसते हुए कहा, कितनी जल्दी वर्दी उतर जाती है ना। आदिति ने सीधा उसकी तरफ देखा। वर्दी कपड़े से नहीं उतरती, इरादे से उतरती है, और मेरा इरादा अभी भी वही है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर मुंशी ने कागज आगे बढ़ाया। साइन करो। आदिति ने कागज देखा। एफआईआर में लिखा था कि उसने एक व्यापारी की हत्या की है, रिश्वत ली और सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने कागज वापस रखते हुए कहा, मैं झूठ पर साइन नहीं करती। मुंशी ने कुर्सी पीछे खिसकाई। यहां सच से ज्यादा आदेश चलता है। आदिति ने जवाब दिया, आदेश बदलते रहते हैं,
सच नहीं। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, सच वही होता है जो साबित हो जाए। दरवाजे पर एसीपी राणा खड़ा था, वही आदमी जिसने उसे ट्रेनिंग के वक्त कहा था कि सिस्टम से टकराना मत, आज वही उसे घूर रहा था। अदिति, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, उसने पास आकर धीमे स्वर में कहा। अदिति ने बिना झिझक जवाब दिया, गलत आदमी से नहीं, गलत काम से। राणा ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। तुम्हें लगता है तुम हीरो हो, लेकिन इस शहर में हीरो नहीं टिकते। अदिति ने उसकी आंखों में देखा, तो फिर आज से कहानी बदलनी पड़ेगी। राणा ने इशारा किया और सिपाही उसे लॉकअप में ले गए। लोहे की सलाखों के पीछे जाते ही आवाज गूंजी और दरवाजा बंद हो गया। अंदर पहले से 3 और औरतें थीं। किसी ने कोने से पूछा, पहली बार आई हो? आदिति ने सिर हिलाया। हां। दूसरी ने कहा, डर लग रहा है। आदिति ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, डर नहीं, गुस्सा आ रहा है। बूढ़ी औरत जो दीवार से टिककर बैठी थी मुस्कुराई। अच्छा है, गुस्सा जिंदा रखता है। आदिति जमीन पर बैठ गई। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, फाइल, फोटो और वह नजर जो रिकॉर्ड रूम के बाहर थी। किसी ने देखा था, इसलिए यह हुआ, उसने खुद से कहा। उसी वक्त दूसरी तरफ शहर के किनारे एक छोटी सी गली में हरिराम चौहान अपने घर के बाहर खड़ा था, हाथ में छड़ी, चेहरे पर चिंता की रेखाएं, लेकिन कदमों में हिचक नहीं। पड़ोसी रामेश ने कहा, कहां जा रहे हो इतनी रात को? हरिराम ने सीधा जवाब दिया, अपनी बेटी को वापस लाने। रामेश ने धीमे स्वर में कहा, बड़े लोग हैं सामने, संभल के। हरिराम रुका नहीं। बड़ा वो होता है जो इंसाफ करे, जो डराए वो सिर्फ ताकतवर होता है। वह धीरे धीरे सड़क पार करते हुए मुख्य रास्ते की तरफ बढ़ा। हर कदम नापा हुआ, हर आवाज पर ध्यान, जैसे आंखें नहीं लेकिन दुनिया पढ़ने की आदत हो। उधर थाने में अदिति ने आंखें बंद कीं और पिछले कुछ घंटों को जोड़ना शुरू किया। फाइल, फोटो, किसी ने देखा, फिर सीधा हत्या का केस। मतलब उन्होंने तैयारी पहले से कर रखी थी। उसने दीवार से सिर टिकाया, तो यह सिर्फ मुझे रोकने के लिए नहीं है, यह किसी और चीज को छुपाने के लिए है। तभी एक सिपाही आया, चलो पूछताछ के लिए। उसे बाहर ले जाया गया। एक कमरे में कुर्सी पर बैठाया गया। सामने एसीपी राणा और एक अनजान आदमी बैठा था, सफेद शर्ट, आंखों में घमंड। मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से हूं, उसने कहा। अदिति ने सीधे पूछा, या देवराज के आदमी हो? कमरे में हल्की खामोशी छा गई। आदमी मुस्कुराया, तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो। अदिति ने जवाब दिया, मुझे लगता है तुम लोग बहुत डरते हो। राणा ने मेज पर हाथ मारा, बस करो अदिति। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आदमी झुका, तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं, फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, गवाह। अदिति ने बिना हिले कहा, सबूत नहीं, कहानी है। आदमी ने पूछा, कौन सी? आदिति ने धीरे से कहा, वो जो तुमने लिखी है। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी आई, फिर उसने फाइल बंद की। ठीक है, कोर्ट में बात करेंगे। आदिति को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। उधर हरिराम डीसीपी ऑफिस पहुंच चुका था। बाहर लंबी लाइन थी, कोई फॉर्म भर रहा था, कोई इंतजार कर रहा था। गार्ड ने उसे रोका, कहाँ? हरिराम ने कहा, अंदर जाना है। गार्ड हंसा, सबको जाना है। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, मुझे जल्दी है। गार्ड ने तंज कसा, सबको जल्दी है। हरिराम ने पहली बार आवाज ऊंची की, मेरी बेटी जेल में है। आसपास खड़े लोग चुप हो गए। गार्ड ने थोड़ी नरमी दिखाई, किस केस में? झूठे केस में। हरिराम ने कहा। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। कमरे में डीसीपी बैठा था, फोन पर व्यस्त। बोलो, उसने बिना देखे कहा। हरिराम ने कहा, मेरी बेटी इंस्पेक्टर अदिति चौहान को आपने गिरफ्तार करवाया है। डीसीपी ने फाइल देखी, हत्या का केस है। हरिराम ने धीरे से कहा, वो हत्या नहीं कर सकती। डीसीपी ने ठंडे स्वर में कहा, कोर्ट तय करेगा। हरिराम ने आगे बढ़कर कहा, उसने देवराज सिंह के खिलाफ सबूत देखा था। कमरे का माहौल बदल गया। डीसीपी ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। नाम संभल कर लो। हरिराम ने सिर उठाया, मैं अंधा हूं पर बेवकूफ नहीं। डीसीपी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आपको सलाह देता हूं, घर जाइए। हरिराम ने जवाब दिया, मैं सलाह लेने नहीं आया, रास्ता पूछने आया हूं। डीसीपी ने कुर्सी से पीछे हटते हुए कहा, यह सिस्टम है, यहां भावनाओं से नहीं चलता। हरिराम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा,
और इंसाफ कहाँ से चलता है? कोई जवाब नहीं आया। उधर लॉकअप में अदिति को एक बात याद आई और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने फोन लिया, लेकिन वो चीज नहीं ली। उसने धीरे से खुद से कहा। उसके दिमाग में एक तस्वीर आई जब वह रिकॉर्ड रूम में थी। उसने सिर्फ फोटो नहीं ली थी, उसने कुछ और किया था, और अब वही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन वह क्या था, यह अभी किसी को नहीं पता था। उसी समय शहर के दूसरी तरफ देवराज अपने बंगले में बैठा टीवी देख रहा था। न्यूज चैनल पर उसकी ही तारीफ हो रही थी। गरीबों का नेता, ईमानदार छवे। उसने रिमोट रखा और अपने आदमी से कहा, लड़की बोलती ज्यादा है। आदमी बोला, सर कल तक चुप हो जाएगी। देवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, चुप नहीं, टूटेगी। फिर उसने जोड़ा, और जब वो टूटेगी ना, तो बाकी सब खुद ही डर जाएंगे। कैमरा जैसे उस पर ठहर जाता है, और दूसरी तरफ अदिति सलाखों के पीछे बैठी है। आंखों में थकान है लेकिन हार नहीं। और शहर के एक कोने में एक अंधा बाप अब भी खड़ा है, हर दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार, क्योंकि कुछ लड़ाइयां आंखों से नहीं, यकीन से जीती जाती हैं। और यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। सुबह का उजाला इंदिरापुर पर फैल तो गया था, लेकिन उस उजाले में भी एक अजीब सा धुंधलापन था, जैसे शहर जानता हो कि कहीं कोई सच दबाया जा रहा है और कोई आवाज उसे बाहर आने से रोक रही है। उसी समय हरिराम चौहान अपने पुराने जूतों में धीरे धीरे कदम रखते हुए उस गली से निकल रहा था जहां लोग उसे सिर्फ एक अंधा किताब बेचने वाला बूढ़ा समझते थे। लेकिन आज उसके कदमों में जो ठहराव था, वह किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि फैसले का था। आज किसी दरवाजे से खाली नहीं लौटूंगा, उसने खुद से कहा। हाथ में वही पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन आज वह सहारा नहीं, हथियार लग रही थी। पहली मंजिल थी शहर का सबसे बड़ा वकील ऑफिस। बाहर चमकता बोर्ड, अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अपॉइंटमेंट है, हरीराम ने शांत स्वर में कहा। नहीं, लड़की ने बिना भाव बदले जवाब दिया। फिर आप नहीं मिल सकते, हरीराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिलना मुझे है या उन्हें? लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले अंदर से आवाज आई। कौन है? हरीराम को अंदर बुला लिया गया। सामने बैठे वकील मेहता ने फाइलों से नजर उठाई। जी बोलिए, हरीराम ने सीधा कहा। मेरी बेटी अदिति चौहान को आपने टीवी पर देखा होगा। मेहता ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला। हत्या वाला केस? हरीराम ने सिर हिलाया। झूठा केस? मेहता ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। देखिए, मैं बड़े केस लेता हूं, यह मामला थोड़ा संवेदनशील है। हरीराम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। संवेदनशील नहीं, खतरनाक है, मेहता ने हल्की हंसी के साथ कहा। तो फिर आप ही समझदार हैं, इस केस से दूर रहिए। हरीराम ने उसकी आवाज में डर महसूस किया और धीरे से बोला। आप झूठ बोल रहे हैं। मेहता चौंका। क्या? हरीराम ने कहा। मैं अंधा हूं पर आवाज पहचानता हूं। आपकी आवाज में डर है, और डर सच से नहीं, ताकत से लगता है। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। मेहता ने नजरें चुरा लीं। मैं यह केस नहीं ले सकता, हरीराम ने सिर झुकाकर कहा। ठीक है, पर याद रखिएगा, जब सच जीतता है तो सबसे ज्यादा शर्म उन लोगों को आती है जिन्होंने साथ नहीं दिया। वह मुड़ा और बाहर निकल गया। बाहर धूप तेज थी, लेकिन उसके लिए रोशनी का कोई मतलब नहीं था। उसके लिए अब सिर्फ दिशा मायने रखती थी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। अंकल, एक मिनट। हरीराम रुका। लड़की पास आई। आप अदिति मैम के पापा हैं ना? हरीराम ने सिर घुमाया। तुम कौन? मेरा नाम रिया है, मैं पत्रकारिता की छात्रा हूं। हरीराम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला। तुम्हें कैसे पता? रिया ने कहा। मैंने सब सुना अंदर, और मैं देवराज को जानती हूं। हरीराम ने पहली बार दिलचस्पी दिखाई। कैसे? रिया की आवाज भारी हो गई। उसने मेरे पापा की दुकान छीन ली थी, झूठे केस में फंसाकर। हरीराम ने गहरी सांस ली। तो तुम भी उसी कहानी का हिस्सा हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। मैं कहानी नहीं बदलना चाहती, मैं सच बाहर लाना चाहती हूं। हरीराम ने पूछा। डर नहीं ली लगता? रिया ने बिना सोचे कहा। लगता है, पर डर तब बेकार हो जाता है जब आप उसे मान लेते हैं। हरीराम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा जवाब है। फिर उसने धीरे से कहा। मेरी बेटी अकेली नहीं है, अब तुम भी हो। दोनों साथ चलने लगे। उधर जेल में अदिति सलाखों के पीछे बैठी दीवार को देख रही थी। रात भर उसने सोया नहीं था। दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी।
वह छोटा सा पेन ड्राइव जो उसने रिकॉर्ड रूम में छुपाया था, उसने फोटो तो ली थी, लेकिन असली डेटा उसने सिस्टम से निकालकर उस छोटे डिवाइस में डाल दिया था और उसे वहीं एक फाइल के कवर के अंदर चिपका दिया था। अगर वो अब भी वहां है तो खेल खत्म नहीं हुआ, उसने खुद से कहा। तभी पास बैठी बूढ़ी औरत बोली, कुछ सोच रही है? आदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कैसे वापस लड़ना है? बूढ़ी औरत ने कहा, यहां लड़ाई दिमाग से होती है, ताकत से नहीं। आदिति ने जवाब दिया, तो फिर मैं सही जगह पर हूं। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, मुलाकात। अदिति को बाहर ले जाया गया। सामने एसीपी राणा खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आखिरी मौका है आदिति, मान लो गलती, केस हल्का हो जाएगा। आदिति ने सीधा पूछा, और सच? राणा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सच से पेट नहीं भरता। आदिति ने जवाब दिया, झूठ से आत्मा मर जाती है। राणा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम समझ नहीं रही हो, देवराज सिर्फ आदमी नहीं है, सिस्टम है। आदिति ने उसकी आंखों में देखा। हर सिस्टम में एक दरार होती है, राणा ने कहा, और उस दरार में गिरकर लोग खत्म हो जाते हैं। आदिति ने धीरे से कहा, या वहीं से रोशनी आती है। उसे वापस अंदर ले जाया गया। उधर हरीराम और रिया शहर के पुराने प्रेस ऑफिस के सामने खड़े थे। रिया ने कहा, यहां एक आदमी है, अजय, पहले पत्रकार था, उसने देवराज पर काम किया था। अंदर गए तो अजय पुराने अखबारों के बीच बैठा था। उसने ऊपर देखा, क्या चाहिए? रिया ने कहा, देवराज की फाइल। अजय हंस पड़ा, फाइल नहीं, जाल है वो। हरिराम आगे बढ़ा, मेरी बेटी उस जाल में फंसी है। अजय का चेहरा गंभीर हो गया। नाम? अदिति चौहान। अजय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैंने कोशिश की थी उसके खिलाफ लिखने की, मेरा ऑफिस जला दिया गया। रिया ने कहा, तो आप डर गए? अजय ने गुस्से से कहा, मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, और मेरी बेटी जेल में है इसलिए मैं डर नहीं सकता। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अजय ने धीरे से कहा, कुछ था मेरे पास, मैंने छुपा दिया था। रिया की आंखें चमक उठीं। क्या? अजय ने कहा, पुराने जमीन ट्रांसफर के दस्तावेज, देवराज के साइन, सब कुछ। हरिराम ने पूछा, कहाँ है? अजय ने जवाब दिया, सुरक्षित जगह पर। फिर उसने जोड़ा, लेकिन अगर मैं तुम्हें दूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। हरिराम ने बिना देर किए कहा, अगर नहीं दोगे तो एक निर्दोष खत्म हो जाएगी। अजय चुप हो गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर उसने अलमारी खोली, एक पुराना बॉक्स निकाला और उसमें से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। यह कॉपी है। रिया ने उसे पकड़ लिया जैसे किसी ने उम्मीद थमा दी हो। तभी बाहर बाइक की आवाज आई। अजय ने खिड़की से देखा और चेहरा सफेद पड़ गया। वे आ गए? हरिराम ने पूछा, कौन? अजय ने कहा, देवराज के लोग। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। 3 आदमी अंदर घुसे। बहुत भाग लिए तुम लोग। रिया पीछे हट गई। हरिराम आगे खड़ा हो गया। रुको, उनमें से एक हंसा, अंधा रास्ता रोकेगा। हरिराम ने शांत आवाज में कहा, आंख से रास्ता दिखता है, इरादे से रास्ता बनता है। आदमी ने धक्का दिया। हरिराम गिरा, लेकिन उसने फिर उठकर रास्ता रोका। भागो रिया। रिया ने पेन ड्राइव कसकर पकड़ा और पीछे के दरवाजे से निकल गईं। एक आदमी उसके पीछे भागा, लेकिन हरिराम ने उसकी टांग पकड़ ली। आज नहीं। आदमी ने लात मारी। हरिराम दीवार से टकराया, लेकिन मुस्कुराया। अब सही दिशा में भाग रही है वो। कुछ ही सेकंड में कमरा बिखर गया। अजय को धक्का देकर गिराया गया। हरिराम को पीटा गया। लेकिन उस बीच एक चीज बच गई, वो पेन ड्राइव, और उसी के साथ बची एक उम्मीद। और दूर भागती हुई रिया के हाथ में अब सिर्फ डेटा नहीं था, बल्कि एक कहानी थी जो पूरे शहर को हिला सकती थी। और उसी वक्त जेल में बैठी अदिति को अचानक महसूस हुआ जैसे खेल पलटने वाला है, क्योंकि सच चाहे जितना दबाया जाए, एक न एक रास्ता ढूंढ ही लेता है बाहर आने का। इंदिरापुर की सड़कों पर उस दिन धूप तेज थी, लेकिन शहर के भीतर जो खेल चल रहा था वह किसी तूफान से कम नहीं था। एक तरफ देवराज सिंह अपने आलीशान बंगले में बैठा था, जहां हर चीज उसके इशारे पर चलती थी, और दूसरी तरफ एक अंधा बाप और एक लड़की शहर के सबसे खतरनाक सच को पकड़कर भाग रहे थे। रिया दौड़ते हुए एक तंग गली में मुड़ी। सांस तेज चल रही थी, लेकिन हाथ में पकड़ा पेन ड्राइव उसने और कसकर पकड़ लिया। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये हथियार है, उसने खुद से कहा। पीछे से बाइक की आवाज करीब आती जा रही थी।
उसने एक दुकान के पीछे छुपकर सांस रोकी। कुछ सेकंड में बाइक गुजरी और आवाज दूर हो गई। उसने तुरंत फोन निकाला, लेकिन फिर रुक गई। नहीं, फोन ट्रैक हो सकता है। उसने चारों तरफ देखा और फिर एक पुराने साइबर कैफे की तरफ बढ़ गई। उधर उसी समय अजय और हरिराम को जमीन पर फेंककर देवराज के आदमी बाहर निकल चुके थे। अजय हाँफ रहा था। मैंने कहा था ये खेल नहीं है। हरिराम दर्द से कराहते हुए भी उठने की कोशिश कर रहा था। खेल नहीं है, इसलिए जीतना जरूरी है। अजय ने उसे देखा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो लोग मार देंगे। हरिराम ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, जो सच के लिए खड़ा होता है वो मरने से पहले हारता नहीं। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिया को ढूंढना होगा। हरिराम ने सिर हिलाया। वो भाग गई है, इसका मतलब उम्मीद अभी जिंदा है। उसी वक्त जेल में आदिति को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कहीं कुछ बदल रहा हो। उसने आंखें बंद कीं और फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम पहुंच गई हो, है ना? पास बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा। किससे बात कर रही है? आदिति ने जवाब दिया, उम्मीद से। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, उम्मीद दिखती नहीं। आदिति ने आंखें खोलकर कहा, पर होती जरूर है। उसी वक्त एक सिपाही आया। चलो फिर से पूछताछ। आदिति को उसी कमरे में लाया गया जहां एसीपी राणा और वही सफेद शर्ट वाला आदमी बैठा था। इस बार मेज पर एक नई फाइल थी। आदमी ने उसे खोला। देखो आदिति, अब हमारे पास गवाह भी है। आदिति ने फाइल देखी। एक नकली गवाह का बयान था। उसने बिना देखे कहा, कहानी अच्छी लिखी है। आदमी झुंझलाया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अब तुम बच नहीं सकती। आदिति ने हल्के से सिर टेढ़ा किया। बचने के लिए छुपना पड़ता है। मैं छुप नहीं रही। राणा ने बीच में कहा, तुम्हें लगता है बाहर कोई तुम्हारे लिए लड़ रहा है? आदिति ने सीधा जवाब दिया, हां। राणा हंसा, कौन? तुम्हारा अंधा बाप। आदिति की आंखों में पहली बार आग दिखी। वही काफी है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए तनाव जम गया। आदमी ने कुर्सी से उठकर कहा, ठीक है, जब तक तुम टूटोगी नहीं, हम तुम्हें तोड़ेंगे। अदिति ने धीरे से कहा, सच को तोड़ने की कोशिश मत करना। वो टूटता नहीं, फैलता है। उसे वापस ले जाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा भरोसा था। उधर रिया साइबर कैफे के अंदर पहुंच चुकी थी। उसने मालिक से कहा, एक सिस्टम चाहिए तुरंत। मालिक ने उसे देखा, आईडी। रिया ने जल्दी से कहा, इमरजेंसी है। मालिक ने कुछ पल सोचा, फिर सिस्टम ऑन कर दिया। रिया ने पेन ड्राइव लगाया। स्क्रीन पर फाइलें खुलीं, जमीन के ट्रांसफर, नकली साइन, बैंक एंट्री, सब कुछ। उसकी सांस रुक गई। ये तो पूरा साम्राज्य है। उसने जल्दी जल्दी कुछ फाइलें कॉपी कीं और फिर एक नया कदम उठाया। उसने लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोला, लेकिन फिर रुक गई। अभी नहीं, सही वक्त पर। उसने कुछ क्लिप्स एडिट कीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट किया और फिर एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिया। अगर मैं पकड़ी गई तो भी ये बाहर जाएगा, उसने खुद से कहा। उसी समय देवराज अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने उसके लोग खड़े थे। लड़की भाग गई, एक ने कहा। देवराज ने बिना गुस्सा दिखाए पूछा, और बूढ़ा? जिंदा है। देवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, उसे जिंदा रहने दो, डर जिंदा रहेगा। फिर उसने जोड़ा, लेकिन लड़की, उसे पकड़ो, उसके पास कुछ है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें खतरा था। उधर हरिराम और अजय अब एक सुनसान सड़क पर थे। अजय ने कहा, हमें छुपना होगा। हरिराम ने सिर हिलाया, नहीं, हमें सामने आना होगा। अजय चौंका, क्या? हरिराम ने कहा, जो अंधेरे में लड़ता है वो डरता है। हमें उन्हें रोशनी में लाना होगा। अजय ने पूछा, कैसे? हरिराम ने धीमे स्वर में कहा, उसे खुद बाहर आना होगा। अजय ने समझने की कोशिश की, मतलब? हरिराम ने कहा, हम उसे ऐसा मौका देंगे जहां वो खुद सामने आए और वहीं गिरे। अजय ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। तुम सिर्फ बाप नहीं हो, खिलाड़ी हो। हरिराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खेल उसने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। उधर रिया कैफे से निकल चुकी थी और अब शहर के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में थी। उसने अपने फोन में एक मैसेज रिकॉर्ड किया। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो समझ लीजिए कि सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसने वीडियो सेव किया, लेकिन पोस्ट नहीं किया। अभी नहीं, अभी खेल बाकी है।
उसी समय आदिति को फिर से लॉकअप में डाला गया। वह बैठी और धीरे से दीवार पर हाथ रखा, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। अब चाल हमारी है, उसने खुद से कहा। पास बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, तुझे कैसे पता? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो घबरा रहे हैं, और जब ताकतवर घबराता है ना, तो गलती करता है। उधर देवराज के बंगले के बाहर अचानक मीडिया की कुछ गाड़ियां दिखने लगीं। उसे खबर मिली, सर कुछ लोग आपके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। देवराज ने खिड़की से बाहर देखा और शांत स्वर में कहा, उन्हें सवाल पूछने दो, जवाब मैं दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार सवाल सिर्फ शब्द नहीं होंगे, सबूत होंगे, और जवाब देने का मौका भी शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अंधा बाप अब चाल चल चुका था। एक लड़की सबूत लेकर तैयार थी, और एक कैदी सलाखों के पीछे बैठकर भी खेल को पढ़ रही थी। और जब तीनों एक दिशा में खड़े हो जाएं, तो सबसे मजबूत सिस्टम भी हिल जाता है। इंदिरापुर की हवा उस दिन सामान्य नहीं थी। सड़कें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन माहौल में एक अनदेखा तनाव तैर रहा था, जैसे कोई बड़ा पर्दाफाश होने वाला हो और शहर सांस रोके इंतजार कर रहा हो। रिया अब भाग नहीं रही थी, वह रुक चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह खेल भागने से नहीं जीता जाएगा, उसे खेल को मोड़ना होगा। उसने अपने फोन को देखा, फिर पेन ड्राइव को, और धीरे से कहा, अब उन्हें बाहर लाना है। उसी समय हरिराम और अजय एक पुराने मंदिर के पीछे बैठे थे। अजय अब भी घबराया हुआ था। हम सीधे भिड़ नहीं सकते, वो हमें खत्म कर देंगे। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, सीधे नहीं, उल्टा। अजय ने पूछा, मतलब? हरिराम ने कहा, उन्हें लगना चाहिए कि हम कमजोर हैं, तभी वो सामने आएंगे। अजय ने सिर हिलाया, और फिर हरिराम की आवाज गहरी हो गई, फिर वो खुद अपनी गलती करेंगे। उसी वक्त रिया वहां पहुंची। उसके कदम अब स्थिर थे। मैंने सब अपलोड कर दिया है, सुरक्षित सर्वर पर, उसने कहा। अजय ने राहत की सांस ली। मतलब अगर कुछ हुआ तो? रिया ने बीच में कहा, तो भी सच बाहर जाएगा। हरिराम ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, और अभी? रिया की आंखों में चमक थी। अभी हम उन्हें बाहर बुलाएंगे। अजय ने हैरानी से पूछा, कैसे? रिया ने फोन निकाला, मैं लाइव जाऊंगी, लेकिन आधा सच दिखाऊंगी। हरिराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाकी सच उन्हें खुद दिखाना होगा। तीनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर हरिराम ने धीरे से कहा, समय आ गया है। उसी समय जेल में आदिति को फिर से पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि बाहर कुछ बदल चुका है। कमरे में पहुंचते ही एसीपी राणा ने कहा, आज आखिरी दिन है, कोर्ट में पेशी है, अब भी मौका है। आदिति ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मौका तुम्हारे पास है? राणा ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या मतलब? आदिति ने सीधा जवाब दिया, गलती सुधारने का। उसी वक्त कमरे में बैठे दूसरे अधिकारी के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी और चेहरा बदल गया। सर, ये देखिए। फोन पर रिया लाइव थी। स्क्रीन पर हजारों लोग जुड़ चुके थे। रिया की आवाज गूंज रही थी, अगर आप ये देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस शहर में सच को दबाया जा रहा है। उसने कुछ दस्तावेज दिखाए, लेकिन पूरे नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। देवराज के बंगले में भी टीवी ऑन था। उसने स्क्रीन देखी और उसकी आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी आई। कौन है ये? एक आदमी बोला। वही लड़की जो भागी थी, देवराज ने धीरे से कहा। उसे पकड़ो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रिया ने अगला वाक्य बोला, आज शाम 5 बजे मैं पूरा सच सबके सामने रखूंगी। और लाइव खत्म हो गया। पूरा शहर जैसे एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या होने वाला है? उधर पूछताछ वाले कमरे में अदिति ने राणा की तरफ देखा। अब डर लग रहा है। राणा चुप था, क्योंकि पहली बार खेल उसके हाथ से निकलता दिख रहा था। उसी समय हरिराम ने अजय से कहा, अब वो आएगा? अजय ने पूछा, पक्का? हरिराम ने कहा, ताकतवर आदमी को सबसे ज्यादा डर अपनी इज्जत खोने का होता है। वो खुद आएगा। शाम होने लगी। शहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान, जहां देवराज अक्सर भाषण देता था, वहां भीड़ जमा होने लगी। मीडिया, आम लोग, पुलिस, सब मौजूद थे। देवराज स्टेज पर पहुंचा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन आंखों में अब सतर्कता थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने शुरू किया। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई,
झूठ मत बोलो। सबका ध्यान उस तरफ गया। रिया आगे बढ़ रही थी, हाथ में फोन, आंखों में आग। तुम्हारा सच अब छुपेगा नहीं, उसने कहा। देवराज ने शांत रहने की कोशिश की। ये सब साजिश है, रिया ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर डर क्यों रहे हो? उसी वक्त पीछे से पुलिस हरकत में आई, लेकिन भीड़ ने रास्ता रोक दिया और तभी एक और आवाज आई, रुको। सबने देखा हरीराम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, छड़ी के सहारे, लेकिन कदम मजबूत। देवराज ने उसे पहचान लिया। तो तुम हो वो अंधा बाप। हरीराम रुका और कहा, अंधा हूं, पर देख सब रहा हूं। भीड़ में हलचल हुई। रिया ने फोन उठाया, लाइव शुरू। हजारों लोग अब देख रहे थे। हरीराम ने आगे बढ़कर कहा, तुमने मेरी बेटी को जेल भेजा, मुझे पिटवाया और खुद को नेता कहते हो। देवराज ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। हरीराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबूत नहीं, सच है। उसी वक्त रिया ने स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज दिखाए। लोग फुसफुसाने लगे। देवराज के आदमी बेचैन हो गए और तभी हरीराम ने एक कदम और आगे बढ़ाया। और सच का सबसे बड़ा सबूत तुम खुद हो, देवराज ने गुस्से में कहा। पकड़ो इन्हें। उसके आदमी आगे बढ़े, लेकिन तभी पुलिस की एक टीम आई और उन्हें रोका, क्योंकि अब मामला सार्वजनिक हो चुका था। देवराज चिल्लाया, ये सब झूठ है। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, तो ये क्या है? अजय ने आगे आकर एक रिकॉर्डिंग चलाई। देवराज की आवाज, साफ, ठंडी, उस लड़की को फंसा दो, केस बंद हो जाएगा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। देवराज का चेहरा बदल गया। उसने इधर उधर देखा, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह घिर चुका है। और उसी पल हरीराम ने आखिरी वार किया। जिसे तुमने अंधा समझा, उसने तुम्हारा खेल पहले ही देख लिया था। पुलिस आगे बढ़ी। देवराज सिंह, आपको भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ में शोर गूंज उठा। कोई चिल्ला रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। और उसी समय जेल में अदिति को खबर मिली। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, खेल खत्म। लेकिन असली जीत अभी बाकी थी, क्योंकि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस डर का टूटना था जो सालों से शहर पर राज कर रहा था। और उस दिन इंदिरापुर ने पहली बार देखा कि जब सच खड़ा होता है तो सबसे बड़ा झूठ भी गिर जाता है। इंदिरापुर की उस शाम ने इतिहास बदल दिया था। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच सिर्फ सामने आना ही काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है और उसे जिंदा भी रखना पड़ता है। देवराज सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक वो जो सालों से डर में जी रहे थे और पहली बार खुलकर सांस ले रहे थे, और दूसरे वो जो उस डर से फायदा उठाते थे और अब जमीन खिसकती देख बेचैन थे। उसी रात पुलिस जीप फिर से उसी जेल के सामने रुकी जहां अदिति चौहान पिछले कई दिनों से बंद थी। इस बार दरवाजा खुला तो आवाज अलग थी, इंस्पेक्टर अदिति चौहान, आप रिहा हैं। कुछ सेकंड के लिए अदिति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसने इस पल को अपने दिमाग में कई बार जिया हो। लेकिन अब जब वो सामने था तो उसे महसूस करना जरूरी था। उसने धीरे से उठकर बाहर कदम रखा। हथकड़ी इस बार नहीं थी, लेकिन हाथ वही थे जिन्होंने सच को थामा हुआ था। बाहर आते ही उसने पहली सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अब लड़ाई खत्म नहीं, शुरू हुई है। गेट के बाहर हरीराम खड़ा था, वही छड़ी, वही सादा कपड़े, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। आदिति उसके पास आई और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से कहा, आप आ गए। हरीराम मुस्कुराया, मैं गया ही कब था। आदिति की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। आपने ये सब कैसे किया? हरीराम ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सच ने खुद रास्ता बना लिया। तभी पीछे से रिया दौड़ती हुई आई। मैम। आदिति ने उसकी तरफ देखा और समझ गई कि इस कहानी में अब सिर्फ परिवार नहीं, एक टीम है। अजय भी वहीं था, थोड़ा दूर खड़ा, लेकिन आंखों में राहत थी। आदिति ने सबकी तरफ देखा, ये जीत नहीं है, ये जिम्मेदारी है। हरिराम ने धीरे से कहा, और जिम्मेदारी से भागा नहीं जाता। अगले दिन अदालत में भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया, वकील, आम लोग, सब मौजूद थे। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह पूरे सिस्टम की परीक्षा थी। अदालत में जब अदिति खड़ी हुई तो इस बार वह आरोपी नहीं थी, वह गवाह थी। सच की गवाह। जज ने पूछा, क्या आप अपने बयान पर कायम हैं? अदिति ने बिना हिले कहा,
हाँ, देवराज को भी लाया गया। इस बार उसकी चाल में वही आत्मविश्वास नहीं था। उसने आदिति की तरफ देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। अदालत में रिया के द्वारा इकट्ठा किए गए दस्तावेज, अजय के रिकॉर्ड और सबसे बड़ा सबूत, देवराज की खुद की आवाज, सब पेश किया गया। हर सबूत के साथ अदालत में सन्नाटा गहरा होता गया और जब फैसला सुनाया गया तो शब्द गूंजे, आरोपी देवराज सिंह दोषी पाया जाता है। उस एक वाक्य ने सालों का डर तोड़ दिया। बाहर खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहली बार उन्हें यकीन हुआ हो कि ताकत हमेशा जीतती नहीं है। उसी शाम अखबारों की हेडलाइन थी, अंधे पिता ने बेटी को दिलाया इंसाफ। लेकिन जब हारीराम ने यह पढ़वाया तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलत लिखा है। आदिति ने पूछा, क्यों? हारीराम ने जवाब दिया, लिखना चाहिए था बेटी ने। बाप को फिर से जीना सिखाया। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। फिर आदिति ने कहा, और आपने मुझे झुकना नहीं सिखाया। उस घर में जो पहले छोटा और साधारण लगता था, अब वह कहानी का केंद्र बन चुका था। लोग मिलने आ रहे थे, कोई धन्यवाद कह रहा था, कोई प्रेरणा ले रहा था, लेकिन हरिराम हर किसी से एक ही बात कहता, सच के लिए लड़ना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। उधर शहर में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पुलिस स्टेशन में लोग अब सवाल पूछने लगे, मीडिया अब खुलकर बोलने लगी, और सबसे बड़ी बात, डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन अदिति जानती थी कि यह अंत नहीं है। उसने रिया से कहा, यह एक केस था, सिस्टम अब भी वैसा ही है। रिया ने पूछा, तो अब क्या? अदिति ने जवाब दिया, अब हम कहानी नहीं बनने देंगे, हम सिस्टम बदलेंगे। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अगली खबर तैयार है। हरिराम ने छड़ी उठाई और कहा, और अगली लड़ाई भी। कुछ दिन बाद वही मैदान जहां देवराज का भाषण हुआ करता था, अब एक नई भीड़ से भरा था। इस बार मंच पर कोई नेता नहीं था। आदिति खड़ी थी, उसके साथ रिया और हरिराम। उसने माइक उठाया और कहा, मैं यहां भाषण देने नहीं आई, मैं याद दिलाने आई हूं। भीड़ शांत हो गई। याद दिलाने की, जब हम डरते हैं तो गलत मजबूत होता है, और जब हम खड़े होते हैं तो सच जीतता है। तालियां गूंज उठीं, लेकिन उसने हाथ उठाकर सबको रोका। तालियां मेरे लिए मत बजाओ, अपने लिए बजाओ, क्योंकि यह जीत मेरी नहीं, हमारी है। हरिराम पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। और सच यही था। उस दिन के बाद इंदिरापुर में सिर्फ एक कहानी नहीं फैली, एक सोच फैली कि अगर एक अंधा बाप और एक ईमानदार बेटी सिस्टम को हिला सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शहर में एक देवराज होता है, हर सिस्टम में एक दरार होती है, और हर दरार में एक मौका छुपा होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कोई अदिति उस दरार को ढूंढेगी, और क्या कोई हरिराम उसके साथ खड़ा होगा। अगर आपको यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं लगी बल्कि एक एहसास लगी हो, अगर आपको लगा हो कि सच में ताकत है और डर को तोड़ा जा सकता है, तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जानें कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हर लाइक उस हिम्मत को सलाम है जो झुकती नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए होती हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप आदिति की जगह होते तो क्या करते, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है आपके जवाब से।